हेलो नमस्कार। आज अपन दैनिक जीवन में भौतिकी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम ऊष्मा अथवा हीट। इसमें सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या योगदान है और ऊष्मा होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके वन बाय वन कि जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा वो पहला तो है ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा एक प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा होती है। अगर ऊष्मा ऊर्जा का रूप हुई तो अपने को याद है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो एक तो मात्रक इसका जूल हो जाएगा और दूसरा मात्रक कमर्शियल यहाँ पर हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, दूसरी अपन बात करें कि ऊष्मा का जो मापन होता है, ऊष्मा की तीव्रता का मापन और उसकी मात्रा का मापन, वो करते हैं अपन तापमान के द्वारा। वो कैसे करते हैं कि अपन दैनिक जो मान ले कोई वस्तु है, उसको पर हाथ लगाते हैं। हाथ लगाने पर अपने को क्या पता लगता है कि वो वस्तु या तो गर्म होगी या वो वस्तु ठंडी होगी या वो वस्तु सामान्य होगी। ठीक है, इसका पता अपन उसके तापमान के द्वारा ही लगाते हैं। तो इसका मापन किसके द्वारा करेंगे, तापमान के द्वारा। और तीसरी बात करेंगे ऊष्मा का संचरण। इसका जो ऊष्मा का संचरण होता है ना, संचरण, वो किधर होता है, वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक है, तो ये अपने ऊष्मा के बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब स्लाइड्स देख लेते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसका संचरण उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दो वस्तु को अपन सटा के रखें, एक वस्तु गर्म है, दूसरी वस्तु ठंडी है। तो कुछ देर के बाद में अपन देखते हैं कि जो गर्म वस्तु है वो तो धीरे धीरे ठंडी होने लग जाएगी और ठंडी वस्तु है धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगी। और एक अवस्था ऐसी है कि दोनों वस्तु का टेम्परेचर बिल्कुल आसपास हो जाएगा। इसके बाद में इसका मात्रक जूल होता है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसमें एक ऊर्जा होती है। और इसका नया मात्रक जो है कमर्शियली हो गया कैलोरी। और किसी भी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा और तीव्रता उसका मापन किसके द्वारा करते हैं, तापमान के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक कंसेप्ट ऊष्मा का। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे ऊष्मा का संचरण। ठीक है, तो ऊष्मा का संचरण जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। इसमें स्लाइड को मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ साइड में, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा का संचरण जो होता है वो तीन तरह से हो सकता है संचरण। ठीक है, पहला हो सकता है चालन के द्वारा, चालन, और चालन को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन। दूसरा इसका तरीका हो सकता है संवहन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। और तीसरा तरीका इसका होता है विकिरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, तो बेसिक जो डिफरेंस है तीनों का वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो चालन होता है इसके लिए क्या माध्यम का होना आवश्यक है। चालन होता है इसके लिए माध्यम का होना आवश्यक है, इसके लिए भी माध्यम का होना आवश्यक है संवहन के लिए, जबकि विकिरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, चालन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होगा वो ठोसों में होगा केवल, और संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होगा वो ठोस और द्रव दोनों में होगा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं चालन में क्या, इसकी मैकेनिक्स कि चालन किस प्रकार से होता है, संवहन किस प्रकार से होता है और विकिरण किस प्रकार से होता है। तो अगर अपन चालन की बात करें, चालन में क्या बात करें, ठोस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऊष्मा का संचरण मान लीजिए एक लोहे की रोड है, क्या है, लोहे की रोड है। ठीक है, इसके एक सिरे को अपन यहाँ पर गर्म कर देते हैं तो धीरे धीरे दूसरा सिरा इसका गर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपन इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो दूसरा सिरा इसका गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है चालन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। इसमें होता है क्या कि जैसे अपने यहाँ पर अपने ऊष्मा दी इसको, ठीक है, ये यहाँ पे अपने ऊष्मा दी तो इसमें यहाँ पर इसका जो कण होगा, अणु होगा, वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा नेक्स्ट वाला अणु गर्म होगा और इसके बाद में नेक्स्ट वाला होगा। यानी इसमें वो अपने पढ़ा था पहले किसमें, तरंगों में। ठीक है, तरंगों में क्या थे, माध्यम के जो कण थे एक जगह से दूसरी जगह गति करके नहीं जाते थे। ठीक है, वहाँ पर माध्यम जो स्थिति थी उसके इर्द गिर्द ही वो कंपन करते थे और ऊर्जा प्राप्त करते थे, और ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती थी। ठीक, विक्षोभ था वो। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर होगा, इसमें जो माध्यम के कण होंगे ना वो यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएंगे बल्कि इसी जगह पे कंपन करेंगे, हिलेंगे। ठीक है, और ये ऊर्जा यहाँ से नेक्स्ट को देंगे, फिर नेक्स्ट इसको देगा और ये करते करते आगे तक गर्म होती जाएगी। ठीक है, तो ये अब बात करेंगे हम संवहन के बाद। संवहन में से उल्टा होता है। संवहन के द्वारा अपन पहले एक ठोस और द्रव होता है, लेकिन इसके अंदर मान लीजिए कोई ठोस है। ठीक है, इसके अंदर अपन इस ठोस को अपन गर्म करें यहाँ से, इसे देखो तो ये सिरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का जो कण जो गर्म हो गया वो ऊर्जा लेके यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ का जो ठंडा था, यहाँ जो पार्टिकल था जिसकी ऊर्जा कम थी, यानी जिसका तापमान कम था, ठीक है, उसमें एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, इसका तापमान कम था, वो तापमान लेने के लिए कम ताप से यहाँ पर आ जाएगा, जबकि जो तापमान यहाँ से अपन ने दिया ऊष्मा तो ये उस ताप से निम्न ताप की ओर चला जाएगा। समझ में आ गया होगा। यानी इसमें क्या होता है, माध्यम के जो कण होते हैं ना, कण वो गति करेंगे इसमें, जब इसके अंदर ये गति नहीं करेंगे, इसके मूल बिंदु की गति हिलेंगे। ये इसमें बेसिक डिफरेंस हो गया। अब अपन इसको वन बाय वन
स्लाइड के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे इसमें चालन यानी कंडक्शन। ठीक है, देखिए इनमें अपने आर एस प्री के हिसाब से देखें तो ये जो कंसेप्ट बेसिक है ये केवल समझने के हिसाब से, बाकी इनके अंदर वही इंपॉर्टेंट है अप्लाइड, यानी कि हर के एग्जाम्पल वो अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल अपने को तभी याद होंगे जब अपने को बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बहुत याद हो। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा याद करने में, बाकी एग्जाम्पल को आप रट सको तो रट भी सकते हो। ठीक है, तो अपन चालन पढ़ते हैं पहले। कि इसमें चालन में क्या होता है, तापांतर के कारण ऊष्मा उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की तरफ पदार्थ के अणुओं के कंपन द्वारा, अणु के इसमें कंपन करेंगे, अणु जो होंगे वो कंपन करेंगे, गति नहीं करेंगे। ठीक है, द्वारा संचरित होती है। इसमें पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं बदलते। ठीक है, मूल बिंदु जो होती है उसके आसपास कंपन करेंगे, स्थान नहीं बदलेंगे। इसके चालन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि चालन और संवहन दोनों के लिए माध्यम का होना जरूरी होता है। इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण ठोस पदार्थों में होता है। ठीक है, अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स। ठीक है, वन बाय वन आप इनको याद करने की कोशिश करना, 2 या 3 बार रीडिंग करोगे, उसमें कोरिलेट करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। इसके वेरी सिंपल जो दैनिक जीवन में काम आने वाले एग्जाम्पल हो वो वही सारे के सारे कि धातु के गिलास की बजाय चीनी मिट्टी के गिलास में चाय पीना आसान होता है। अपने अगर चाय है स्टील के गिलास में चाय पिए एक तो, ठीक है, और एक चीनी मिट्टी के कप में करें तो चाय पिए। ठीक है, तो ज़्यादा गर्म कौन रहेगा, स्टील का जो गिलास होगा स्टील वाला वो ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, जबकि चीनी मिट्टी वाला वो इतना गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी रहेगा। इसके अलावा शीत ऋतु के समय लोहे व लकड़ी का तापमान समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। बिल्कुल सिंपल सी, अगर सर्दी के समय अपन अपने मकान के बाहर 2 कुर्सियां रख दें, उनमें एक लोहे की बनी हुई हो और दूसरी एक लकड़ी की बनी हुई हो, और उठ के दोनों को हाथ लगाएं तो ज़्यादा ठंडी अपने को लोहे वाली लगेगी ना कि लकड़ी वाली। ये कहना चाहता है। तीसरा एग्जाम्पल है कि मोटी रजाई की तुलना में 3-4 पतले चादर उड़ा देना तो अधिक गर्मी देता है, क्योंकि चादरों के बीच ऊष्मा रोधी परत का काम करती है। ठीक है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह अपन बात करें, एक मान लीजिए एक इसकी इतनी मोटाई है। ठीक है, मान लीजिए 10 mm मोटी एक रजाई है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि अपन छोटे छोटे इसके अंदर 2-2 mm के 5 चादर लगाते हैं, 1 2 3 4 और 5, इसकी मोटाई 10 mm रख देते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, रजाई। ठीक है, और ये छोटे छोटे चादर है। ठीक है, अब इन चादरों के बीच का जो स्पेस है यहाँ पर क्या आ जाएगी, ओबियसली हवा आ जाएगी। ठीक है, और हवा क्या कर लेगी, ऊष्मा रोधी परत का निर्माण कर देगी। तो जैसे बाहर से इसके अंदर क्या आएगी, सर्दी आएगी। ठीक है, निम्न तापमान, तो जो ऊष्मा रोधी परत है ये तापमान को आगे जाने से रोक देगी। ठीक है, जाने तो देगी लेकिन उतना नहीं जाने देगी। इसके बाद में यहाँ पर आ गई तो फिर आ गई ऊष्मा रोधी परत आ गई, यानी ऊष्मा रोधी परत के कारण इसमें ये ज्यादा गर्मी देगा। ठीक है, बजाय इस रजाई की, क्योंकि रजाई के अंदर तो क्या बिल्कुल एक ही परत है, अरे दूसरी परत यहाँ पर आ रही है बीच के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा सर्दी लगेगी, और जो छोटे छोटे चादर सेम मोटाई वाले अगर मिला के बना दे, सेम मोटाई की का बना दे अगर छोटे छोटे चादरों को मिला के, तो वो ज़्यादा गर्मी देगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में हवा जाती है और ऊष्मा रोधी परत का निर्माण कर लेती है। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, कंक्रीट की छत वाले भवन सर्दियों में अधिक ठंडे व गर्मियों में अधिक गर्म रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंक्रीट की छत वाले जो भवन होते हैं सर्दियों में अधिक ठंडे होंगे, बिल्कुल सही है, और गर्मियों में अधिक गर्म रहते हैं। बिल्कुल अपने जो आरसीसी डालते हैं मकानों में, बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट चालन, ऊष्मा संचरण का प्रकार। इसके एग्जांपल हो गए 1 2 3 4, 4 एग्जांपल, चारों चार बिल्कुल वही एग्जांपल जो अपन दैनिक जीवन में देखते हैं। ये 1 बाय 1 अपने को याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड इसमें आती है संवहन। ठीक है, तो संवहन क्या, तो संवहन के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही अपन वापस देख लेते हैं कि पदार्थ के कण ऊष्मीय स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके निम्न ताप वाले भाग की ओर चले जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, पदार्थ के जो अणु होते हैं वो गति करते हैं, कंपन नहीं करते। जबकि कंडक्शन में अपन ने देखा था क्या, वो वहां पर केवल कंपन करते थे, गति नहीं करते थे। वह उनके स्थान पर अन्य कण ऊष्मीय स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। संवहन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण है वह द्रव और गैस दोनों में होता है। जबकि अपन चालन के बारे में बात करते हैं तो चालन में केवल ठोसों में होता है चालन, जबकि संवहन जो होता है वो द्रव और गैस दोनों में होता है। इसके बाद में इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये याद होना चाहिए 1 बाय 1। पहला पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना, बिल्कुल अपन देखते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है
उसको ऊपर की तरफ रखा जाता है। जो फ्रिज होता है अपने घर के अंदर देखा होगा, तो इसके अंदर बिल्कुल जो इसके अलग अलग वो बने होते हैं इसके अंदर पार्ट्स, ठीक है। तो जो बिल्कुल जिसके अंदर ज़्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ती है, जो पार्ट जो ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा कूलिंग होती है वो सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। ये वही बात बता रहे हैं। इसके बाद थर्ड है वाहनों के इंजन को ठंडा करने की कार्य प्रणाली, बिल्कुल कूलेंट वाला। और घरों को में हवा गर्म करने की प्रणाली, घरों में अपन हीटर लगाते हैं, हीटर रूम हीटर, उसकी तरह उसमें सर्दियों के टाइम वो हवा गर्म हो जाती है, ठीक है। और विद्युत बल्ब के फिलामेंट को गलने से बचाने के लिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को गलने से बचाने के लिए उसमें क्या बरते अपन, अक्रेगेस ऑर्गन, इस क्या बरते, आर्गन बरते हैं। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फिलामेंट किसका बना होता है और कौन सी गैस इसके अंदर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ने एक बात नोटिस करनी है कि हर एग्जाम्पल में क्या है, माध्यम आ रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल गर्म हो रहा है, उसमें माध्यम क्या हो रहा है, गैसें। यहाँ पर वायुमंडल की बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है। इसमें पढ़ा अपन कि माध्यम का होना जरूरी है। रेफ्रिजरेटर फ्रीजर के ऊपर की तरफ रखा जाता है, इसमें भी जो रेफ्रिजरेटर वहाँ पर माध्यम होगा। इससे वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें कूलेंट भरते हैं, वो भी एक तरह माध्यम का काम करता है, ठीक है। घरों की हवा को अपन रूम हीटर के द्वारा गर्म करते हैं, तो वो भी वहाँ पर जो रूम का वातावरण होता है, हवा होती है, उसके द्वारा गर्म होता है, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार से अपन बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस प्रति वो भी एक तरह से माध्यम होता है। तो ये अपना सेकंड पार्ट हो गया संवहन। अपन आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, विकिरण। ठीक है, विकिरण को प्रतिबल स्लाइड के द्वारा। इस विधि में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के, इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन दोनों में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ऊष्मा का संचरण होता है। अब इसके अप्लाइड एन एग्जाम्पल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहला एग्जाम्पल है कि पॉलिश किए हुए जूते जो होते हैं वो धूप के अंदर जल्दी से गर्म नहीं होते हैं। दो जूते अपन पहने, एक बार पहने अपन पॉलिश करवा के जूते हैं, दूसरा पहने बिना पॉलिश के वही जूते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि पॉलिश कराने के बाद वो जूते धूप में निकलने के बाद इतनी जल्दी गर्म नहीं होंगे। पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण होता है। सूरज से ये पृथ्वी और ये सूर्य, ऊष्मा का संचरण होता है, वो भी विकिरणों के द्वारा होता है। अपन को सबको पता है, सूर्य की विकिरण आती है, पृथ्वी पे आती है और वो गर्म हो जाता है। थर्ड है एग्जाम्पल, रेगिस्तान में दिन जो होते हैं वो बहुत गर्म और रात होती है वो बहुत ठंडी होती है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो मिट्टी है ना, उसका यही नेचर है। दिन तो बहुत गर्म होंगे रेगिस्तान में जहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, और रात है बहुत ठंडी होती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। चौथा एग्जाम्पल इसका कि बादलों वाली जो रात होती है वो स्वच्छ आकाश वाली रात की तुलना में ज्यादा गर्म होती है। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात से अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल ऊष्मा के बुरे चालक होते हैं, क्योंकि बादल ऊष्मा के बुरे चालक या अवशोषक होते हैं, ठीक है। इसको अपन यहाँ से हटा देख पा, ये बता रहा है कि बाद ये चौथे पॉइंट में थे अपन बादल वाले, ठीक है। कि मान लीजिए अपना वातावरण और यहाँ पर बादल आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा आ जाती है अपने दिन के अंदर, मान सकते हैं अपन, वो सूरज से यहाँ पर पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा आई। अब ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाती है ना, तो जब बादल अगर ऊपर बादल आ गए, तो बादल क्या, तो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ऊष्मा क्या होते हैं, बुरे अवशोषक होते हैं। तो ये पृथ्वी से आई हुई ऊष्मा वापिस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं वातावरण में, लेकिन वहाँ पर ऊपर क्या जाते हैं, बादल आ जाते हैं, और बादल के ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। तो जो ऊष्मा वो यहीं पर कहीं ना कहीं यहीं पर घूमती रहती है, ठीक है। और जो वातावरण होता है वो गर्म रहता है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पांचवा है, हीटर के सामने बैठने में हमेशा शरीर का, हमारे शरीर जो होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हीटर के सामने बैठेंगे तो शरीर अपना गर्म हो गई, ठीक है। तो इसके बिल्कुल 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल थे विकिरणों के, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है जो दैनिक जीवन में अपन रूटीन में देखते हैं। तो ये अपने ऊष्मा के संचरण की तीन विधियां होगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। सबका बेसिक अपने टेबल के फॉर्म में पढ़ा। उसके बाद में आर्य विधि की सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जांपल्स, जो 1 बाय 1 अपन दैनिक जीवन में देखते हैं, आराम से याद हो जाएंगे। 2 या 3 बार इनकी रीडिंग मारनी है। नेक्स्ट स्लाइड, पदार्थों में ऊष्मीय प्रभाव, सॉरी ऊष्मीय प्रसार।
पदार्थों में उसमें प्रभाव, ये बिल्कुल वही सीधा सा एग्जाम्पल है, इसको भी अपने को रटने की जरूरत नहीं है। अपन दैनिक जीवन में सिंपल से उदाहरणों के द्वारा इसको समझेंगे। इसके भी वही एग्जाम्पल है 1, 2 और 3, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन इसमें जो डेफिनेशन है उसमें प्रसार क्या होता है वो अपने बात देख लेते हैं। सीधी सी बात है कि अपन किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे, यानी वो गर्म होगी, ठीक है। गर्म होगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, और उस अगर लिक्विड हुआ, ठीक है, और ठोस हुआ तो भी उसका आयतन बढ़ेगा, उसके अलावा उसकी लंबाई भी बढ़ेगी। और जब ठंडा होगा तो उसमें संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो उसका आयतन और लंबाई दोनों में कमी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि सामान्यतः वस्तु को गर्म करेंगे ना तो उसमें प्रसार के कारण उनकी लंबाई और आयतन बढ़ते हैं, ठीक है। जबकि उनको ठंडा करने पर संकुचन होता है, संकुचन के कारण उनकी लंबाई और आयतन घटते हैं, ठीक है। लेकिन एक जल है ना, इसका अपवाद है। जल का असामान्य व्यवहार होता है तापमान का, ठीक है। जल के ऊपर अगर आप टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं तो उसका असामान्य व्यवहार होता है, वो अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने इतना याद रखना है कि किसी वस्तु को तापमान देने पर उसका आयतन और लंबाई बढ़ती है, और तापमान कम करने पर उसका आयतन और लंबाई घटती है, ठीक है। उसी के आधार पर अपने 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि खंभों के मध्य विद्युत तार व टेलीफोन के तार ढीले छोड़े जाते हैं ताकि सर्दियों में उनमें संकुचन होने के कारण वे टूट नहीं सके। सिंपल सी बात है, अपने पढ़ा कि जब तापमान कम होगा तो संकुचन होगा, और तापमान बढ़ेगा तो संकुचन नहीं होगा, उसमें प्रसार होगा, ठीक है। तो अब जैसे 2 पोल मान लेते हैं अपन दैनिक जीवन में, ये पहला पोल है, दूसरा पोल है, जो बीच के अंदर जो तार लगाए जाते हैं बिल्कुल ढीले छोड़े जाते हैं। इसलिए छोड़े जाते हैं कि जब सर्दी आएगी तो इस जो तार होगा इसमें संकुचन होगा, वो संकुचन होगा तो इसके अंदर जो तार होगा वो खिंच जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसको अगर ढीला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल टाइट रखेंगे, तो ये तार बीच में टूट, या तो तार टूटेगा बीच में से सर्दियों के टाइम, या ये पोल है वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो इसे बचाने के लिए इनको बीच में ढीला रखा जाता है ताकि तापमान कम हो, और उसमें जैसे उसमें ऊष्मा की मात्रा कम हो तो उसमें संकुचन होगा तारों में, और संकुचन हो तो उनको टूटने से अपन बचा सकें। सेकंड एग्जांपल है कि रेल की पटरियों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। बिल्कुल आपने देखा होगा, जो रेल की 2 पटरियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें अपन सिंपल लैंग्वेज में देखें गाटर बोलते हैं, तो उनके बीच में जहाँ पे जॉइंट होता है बिल्कुल छोटी सी एक जगह छोड़ी जाती है। वो इसलिए छोड़ी जाती है कि गर्मी के कारण, गर्मी होगी तो क्या होगा, उसके आयतन और लंबाई में वृद्धि होगी, यानी उसमें प्रसार होगा, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में उन्हें प्रसार होने हेतु स्थान मिल जाए, ठीक, थोड़ा जगह रहेगी उनमें, तो गर्मी के कारण उसकी जो लंबाई बढ़ेगी तो वो जगह उसको ऑलरेडी पहले छोड़ दी जाती है, तो उसमें क्या पटरियाँ होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होने से बच जाती है, ठीक है। तो टेढ़ी होने से बच जाती है, ठीक है, तो उनके अपनी ठीक रहता है। ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है कि बोतल के मुंह में फंसे कोर को निकालने के लिए उसे गर्म पानी में रख देते हैं। बिल्कुल दैनिक जो अपन देखते हैं सर्दियों के टाइम कोई बोतल होती है ना, तो उसके मुंह में जो कोर है फंसा होता है, उसको निकालने के लिए गर्म पानी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जो बोतल है उसको गर्म पानी में रखेंगे तो वो ऊष्मा अवशोषित करेगी, ऊष्मा अवशोषित करेगी तो उसमें प्रसार होगा, और उसमें प्रसार होगा तो उसका मुंह जो होगा बोतल वो चौड़ा हो जाएगा, और उसमें फंसा जो कोर है वो आराम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बोतल के मुंह में फंसे कोर को निकालने के लिए उसे गर्म पानी में रख देते हैं, जिस कारण उसमें प्रसार के कारण बोतल का मुंह कुछ चौड़ा हो जाता है तथा कोर आसानी से निकल जाता है। तीनों एग्जाम्पल है, एक तो बिजली का पोल और टेलीफोन के पोलों के मध्य तारों को ढीला छोड़ा जाता है, और रेल की पटरियों के बीच में स्थान छोड़ा जाता है, और तीसरा है कोर बोतल के मुंह से कोर को हटाने के लिए उसको गर्म पानी में रखा जाता है। ये 3 एग्जाम्पल किसके हो गए? पदार्थों में उसमें प्रसार के, ठीक है, ये याद होना चाहिए। इसमें आपको ये याद करना है क्या कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रेल के पटरियों के बीच में छोटा स्थान छोड़ा जाता है, उसका क्या अप्लाइड है, और बिजली के पोलों के बीच में तारों को ढीला क्यों छोड़ा जाता है, और ये जो पानी जो सॉरी कॉर्क में बोतल के मुंह में जो कॉर्क फंसा होता है उसको गर्म पानी में क्यों डाला जाता है, तो ताकि कॉर्क आसानी से उसमें कॉर्क आसानी से निकल जाए। तो उसमें अपन यही बताएंगे कि उसमें प्रसार के कारण बोतल का मुंह चौड़ा हो जाता है और कॉर्क आसानी से निकल जाता है, ठीक है। 1 बाय 1 3 एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्लाइड। अपन ने पहले डिस्कस किया था कि पदार्थों को गर्म करने के पर उनमें उसमें प्रसार के आयतन और लंबाई दोनों बढ़ते हैं, और ठंडा करने पर संकुचन होता है, वो उल्टा हो जाता है। लेकिन अपने पढ़ा था कि जल इसका अपवाद है, यानी जल असामान्य व्यवहार दर्शाता है तापमान के साथ। अब इस स्लाइड में अपन वही डिस्कस करेंगे, जल का असामान्य व्यवहार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपन स्लाइड के द्वारा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे ना तो उसका संकुचन होगा, जबकि अन्य में अपन ने क्या देखा था 0 डिग्री सेल्सियस कितने भी टेम्परेचर तक गर्म करते जाओ उनमें हमेशा उसमें
प्रसारी होता है। संकुचन तो कब होता है, जब उस तापमान से उसका तापमान कम करेंगे तब। लेकिन जल में क्या है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसका संकुचन होता है। और संकुचन होगा तो सीधी सी बात है, आयतन घट जाता है, अपन पढ़ चुके ऑलरेडी। वह घनत्व बढ़ता है, क्योंकि घनत्व जो होता है आयतन का उल्टा होता है, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। तथा 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर, यहाँ तो क्या करते हैं अपन, गर्म कर रहे थे, यहाँ पर ठंडा करेंगे। तो गर्म करने पर तो क्या हो रहा था, उसका आयतन घट रहा था और घनत्व बढ़ रहा था। लेकिन ठंडा करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा करेंगे तो उसमें प्रसार हो जाएगा और आयतन बढ़ जाएगा और घनत्व घट जाएगा। ठीक है, ये उस कंसेप्ट उल्टा है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल की बात करते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, और जल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये अपने को याद होना चाहिए। अब इसका अनुप्रयोग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुप्रयोग मान लो, एग्जाम्पल मान लो, इसमें है कि सर्दियों में जल के पाइपों में बर्फ जम जाने से आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, अपन ने बात कर ली कि सर्दियों में जल के पाइपों में बर्फ जब रातें ठंडी होगी तो तापमान कम हो जाएगा। जनरली तापमान कम होने पर क्या होता था, आयतन कम होता था। लेकिन यहाँ पर जल क्या कर रहा है, असामान्य व्यवहार दर्शा रहा है। ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस बात करते हैं तो असामान्य व्यवहार दर्शाता है, यानी कि जैसे टेम्परेचर कम होगा तो इसमें संकुचन नहीं होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इसमें प्रसार होगा। ठीक है, तो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो बर्फ में जो पाइप है उसके अंदर जो बर्फ जमेगी उसका आयतन बढ़ेगा, तो ये प्रेशर से क्या होगा, बर्फ पाइप फट जाएगा। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सर्दियों में जल के पाइपों में बर्फ जम जाने से आयतन बढ़ जाता है, जिस कारण पाइप कभी भी फट जाते हैं। ठीक, कभी कभी फट जाते हैं। ये असामान्य व्यवहार का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड। अपन अब बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की। ठीक है, तो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको सब पूरा डिटेल से याद करने की जरूरत नहीं, केवल एग्जांपल याद करने हैं। बाद में अगर रिवीजन के टाइम ऊष्मा वाला पूरा चैप्टर है, मात्र तरंगों की तरह 10 से 15 मिनट का रहेगा, क्योंकि एक एग्जांपल याद करने हैं इसके। ठीक है, बाकी कंसेप्ट है केवल समझने के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अभी रिवीजन के टाइम आपको कंसेप्ट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ओनली एग्जाम्पल। तो ऊष्मा के बारे में बात करें, गुप्त ऊष्मा के बारे में बात कर लेते हैं पहले, कि नियत तापमान पर एकांक द्रव्यमान की वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए द्रव्यमान द्वारा अवशोषित या दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 किलोग्राम की वो वस्तु है, ठीक है, और इसके अपन क्या कर रहे हैं, अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन या तो ठोस से द्रव करेंगे, या द्रव से गैस, या गैस से द्रव, या द्रव से ठोस। ठीक है, तो उसमें क्या अगर ठोस से द्रव करेंगे तो उसको टेम्परेचर देंगे, और अगर द्रव से ठोस करेंगे उसका तापमान कम करेंगे। तो ये बोल रहे हैं, तापमान देंगे तो दी गई ऊष्मा हो गई, और अगर इसको द्रव से ठोस में बदलेंगे तो तापमान को कम करेंगे तो उसको बोल देंगे ली गई ऊष्मा। ठीक है, अवशोषित की ऊष्मा। ठीक है, चूंकि अपन बात करें एकांक किलोग्राम द्रव्यमान है, ठीक है, और उसके तापमान की बात करें तो मात्रक सीधा सा हो जाए किलोग्राम बटे टेम्परेचर, यानी कि सॉरी ऊष्मा का जो मात्रक होगा पर एकांक किलोग्राम की बात करें यानी पर किलोग्राम की, तो किलोग्राम नीचे आ जाएगा तो टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा, तो जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम। ठीक, जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा बोल रही है एकांक द्रव्यमान, एकांक का मतलब पर किलो। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में सीधा सा दैनिक जीवन वाला एग्जाम्पल है, पसीना आने के बाद शरीर का ठंडा लगना, क्योंकि पसीना वाष्पीकरण हेतु ऊर्जा शरीर से ले लेता है। ठीक है, बिल्कुल दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है कि पसीना लगने के बाद जो पसीना आता है उसके बाद में अपन शरीर धीरे धीरे ठंडा लगता है। इसके अलावा उबलते हुए जल के बजाय भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, दो एग्जांपल दे, एक तो गर्म पानी में हाथ डाले और एक गर्म भाप, तो भाप से ज़्यादा नुकसान होगा अपने को ना, और जो गर्म जल होगा उसमें भाप की तुलना में नुकसान थोड़ा कम होगा। थर्ड है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा उच्च होने के कारण पेय पदार्थों में बर्फ डालने पर वे ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, ये भी इसका अप्लाइड है। तो 3 अप्लाइड हो गए, पसीना आने के बाद शरीर का ठंडा लगना, और दूसरा भाप से ज़्यादा नुकसान होगा, उबलते हुए जल से कम होगा। तीसरा एग्जाम्पल, बर्फ की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण किसी भी पेय पदार्थ में बर्फ को डालने पर वो ठंडा लगता है। तो ये होगी गुप्त ऊष्मा के एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल याद करने, बाकी इसको ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। इसके मात्रक भी कोई नहीं पूछने वाला, केवल एग्जाम्पल याद रखना। नेक्स्ट, छोटा सा टॉपिक और विशिष्ट ऊष्मा, इसके भी केवल एग्जाम्पल याद करना है। परिभाषा याद हो या नहीं हो
चलेगा। प्री क्लियर परिभाषा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं एक बार। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशेष ऊष्मा कहते हैं। इसमें क्या 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, यानी प्रति किलोग्राम तो आएगा आएगा इसमें, और टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी आएगा इसमें, ठीक है। और आवश्यक ऊष्मा तो ऊष्मा भी आएगी, ठीक है। तो इसका मात्रक उससे एक स्टेप आगे चला जाएगा। उसका मात्रक क्या था, जूल पर किलोग्राम था, लेकिन इसमें 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जूल पर किलोग्राम केल्विन हो जाए एक तो, और दूसरा इसको मात्रक अगर ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मात्रक की बात करेंगे तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपन टेम्परेचर और ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। उसमें तो क्या केवल अवस्था परिवर्तन कर रहे थे, और इसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसके मात्रक हो गया, ठीक है। तो इसको अभी प्री के हिसाब से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि थर्मामीटर की विशिष्ट ऊष्मा कम होने के कारण, थर्मामीटर क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कम होती है, उसके कारण वह ऊष्मा की बहुत कम मात्रा को भी आसानी से अवशोषित कर लेता है, वह मुक्त कर देता है, ठीक है। यानी कि जो थर्मामीटर अपन जो बुखार को नापने के लिए काम में लेते हैं दैनिक जीवन में, वो बहुत कम से कम टेम्परेचर को, अधिक से अधिक टेम्परेचर को, उसकी लिमिट होती है, उनको आसानी से रिकॉर्ड कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि विशेष ऊष्मा कम होती है, और विशेष ऊष्मा की उसकी विशेष ऊष्मा कम होगी तो उसका आसानी से उसको रिकॉर्ड कर लेगा। और विशेष ऊष्मा होती क्या है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशेष ऊष्मा कहते हैं। यानी कि उसकी विशेष ऊष्मा कम होगी तो आसानी से उसको रिकॉर्ड कर लेगा, और विशेष ऊष्मा अगर ज़्यादा हो जाएगी किसी की तो उसके रिकॉर्डिंग में थोड़ा उसको दिक्कत आएगी। तो ये विशेष ऊष्मा का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड है। इसमें एक कृष्ण पिंड, कृष्ण पिंड क्या होता है, ठीक है, या इसको अपन बोल सकते हैं कृष्णिका, बोल सकते हैं कृष्णिका, ठीक है। तो वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले समस्त विकिरणों का अवशोषण कर ले, कृष्णिका कहलाती है। कि अपने जो वातावरण, अपने जो दैनिक जीवन में जितनी वस्तुएं पाई जाती है उसमें जो ऊष्मा गिरती है वो पूरी की पूरी ऊष्मा का अवशोषण नहीं करती है, उसका कुछ पार्ट अवशोषित करती है, ठीक, कुछ 50% करती है, कुछ 70 करती है, कुछ 25 करती है, कुछ 20 करती है, ठीक है। लेकिन अपन कृष्ण पिंड की बात करें तो मैक्सिमम ऊष्मा का अवशोषण करेगा, उसको कृष्ण पिंड बोल देंगे, आदर्श कृष्णिका बोल देंगे, ठीक है, कृष्णिका, ठीक है। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो काजल है। काजल क्या काले कलर की होती है, और काले कलर के बारे में अपने को याद होना चाहिए कि जिसका रंग काला होता है ना वो ऊष्मा का अच्छा ही अवशोषक होता है, अच्छा ही उत्सर्जक होता है, ठीक है। यही कारण है कि जो भैंस होती है उसका रंग काला होता है, और गाय का रंग, जो काले रंग की गाय नहीं होती है, पीली या वाइट, ठीक है। तो अगर सर्दी के टाइम में अपन एक तो पीले रंग की गाय को और एक भैंस को बाहर रख देते हैं, अंदर नहीं रख के मकान में या उनके अंदर जो भी बनाते हैं सर्दियों का टाइम, तो ज़्यादा सर्दी भैंस को लगेगी, गाय को सर्दी ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि गाय भैंस का रंग काला है, भैंस का रंग काला, तो उष्मा को अच्छा, काला रंग के बारे में अपने क्या पढ़ा, अच्छा अवशोषक भी होगा ये, अवशोषक, और अच्छा ही उत्सर्जक होगा, ठीक है। तो जैसे रात का टेम्परेचर कम होगा, रात का टेम्परेचर कम होगा तो जो काला कलर होगा अपने में से ऊष्मा को क्या बहुत इजीली बाहर निकाल देगा, और इजीली बाहर निकाल देगा तो भैंस जो होती है काले रंग की उसको ज़्यादा सर्दी लगेगी, ठीक है, गाय की तुलना में। तो पहला एग्जाम्पल इसका काजल हो गया, और काले और गोर उसकी बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ये भी अपन देख सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन कृष्ण पिंड के बारे में बात हो, कृष्ण पिंड का एग्जाम्पल काजल रहेगा, कृष्ण पिंड में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना कंप्लीट हो गया उष्मा का। इसमें केवल अपने को बेसिक उष्मा क्या होती है वो, और उष्मा का मात्रा क्या होता है, उसके बाद में जितने भी आप आगे अपने टॉपिक पढ़े 1 बाय 1 उनके ओनली एग्जाम्पल याद करने हैं, उनकी बेस जो डिटेल है वो याद करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो टोटल जो उष्मा वाले चैप्टर है मात्र 10 से 15 मिनट में रिवाइज के लिए, 10 से 15 मिनट इसके लिए सफिशियंट है, ठीक है। थैंक यू।